हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रोबायोलॉजी। जैसा कि आपको पता है कि इंसानस प्रोबायोलॉजी आपके साथ आपके पीएचडी की जो जर्नी है, पीएचडी करने की जो जर्नी है या एडमिशन लेने की जो जर्नी है, उसको कंटिन्यू आपको सपोर्ट कर रही है। उसमें कंटिन्यूअस सपोर्ट आपको दे रही है। जैसा कि मैंने टिफ़र की तैयारी पूरी कराई है और मैंने ये प्रण लिया है कि आपको हम टिफ़र के इंटरव्यू तक सपोर्ट करेंगे। उसी सीरीज में यह आज का एक वीडियो है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये आपका टिफर फुल एप्लीकेशन में पूछता है और उसका वो फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। मतलब आपको जो है अपने इंटरेस्ट के बारे में उन्हें बताना होता है एक बहुत अच्छा राइटअप तैयार करके। अब हम उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि हम स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या लिखें जिससे कि हमारा सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम हो। दैट इज द सेकेंड गेट। सेकेंड गेट मतलब दूसरा दरवाज़ा पार करने के लिए है। टिफर में एडमिशन के लिए 3 दरवाजे होते हैं। एक दरवाज़ा आप ऑलरेडी दे चुके हो पेपर, जो कि जीएस के नाम से था। जीएस 2023 नाम से जो पेपर हुआ था, ये फर्स्ट डोर था। जिस डोर में आप 25 से ज़्यादा नंबर लाए हो तो पीएचडी के लिए वो आपको बुलाएंगे, या अगर वेरिएबल होती है तो ज़्यादा होगा, बट मेरे पॉइंट से और जो मैंने एनालिसिस किया है उस हिसाब से हमें लगता है कि 25 से ऊपर मतलब 33% अगर आपके हैं तो आपको पीएचडी में फुल एप्लीकेशन के लिए वो बुलाएंगे। और जब फुल एप्लीकेशन के लिए बुलाएंगे तब वो आपसे स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट पूछेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट में आपको एक प्रॉब्लम लेना है। क्या लेना है आपको? एक प्रॉब्लम लेना है। एक प्रॉब्लम लेना है जिसके ऊपर एक राइटअप तैयार करना है और वो राइटअप विद इन अ लिमिट्स होने चाहिए। इस प्रॉब्लम को देखिए, एक बात हम आपको बताएं, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ये वो चीज़ नहीं है जो आपको पीएचडी में करनी है। ये वो चीज़ है जो आपके एबिलिटी को शो करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोचते हो, आप क्वेश्चन के लिए कितना एंथुजियास्टिक हो, आप उसके प्रॉब्लम को, उसके सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करते हो। वो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप कैसे देते हो। जैसे जब भी आपके पास साइंस की शुरुआत ही होती है प्रॉब्लम के साथ। अगर आपके पास प्रॉब्लम है तभी आप उसमें कोई आगे कुछ कर सकते हो। प्रॉब्लम मिलता है एक्सप्लोरेशन के साथ। अगर आप एक्सप्लोर करते हो साइंस को तब आपको पता चलता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये डीएनए है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो डीएनए से एमआरएनए जब बनेगा तो स्टॉप कोडॉन को भी ये कोड करेगा और ये 3 प्राइम एंड तक कोड करेगा। पर जब प्रोटीन बनता है तो स्टॉप कोडॉन रिलीजिंग फैक्टर को लाता है और रिलीजिंग फैक्टर बाइंड करके हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हाइड्रोलिसिस से राइबोसोम की दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाती है और हमें अमाइनो एसिड का स्ट्रेच मिल जाता है। दैट इज अ नॉर्मल थिंग। देयर इज द प्रॉब्लम, मतलब ये आपको पता है, दैट इज डिस्कवर्ड इन 2019 में ये पूरी बातें हो चुकी हैं। पर 2019 से पहले क्या था? 2019 से पहले था कि 3 प्राइम एंड तक कोड कराने के बाद स्टॉप कोडॉन, जो कि रिलीजिंग फैक्टर के लिए है, तो स्टॉप कोडॉन का रिलीजिंग फैक्टर से कोई तो रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है? दैट इज अ प्रॉब्लम इन केस ऑफ एयर। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको मिला कहां से? एक्सप्लोर करने से। तो अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? आपको एक्सप्लोर करना होगा। कहां पे एक्सप्लोर करना है?
सबसे पहले आपको प्रॉब्लम ढूंढना होगा, एक्सप्लोर करना होगा। अगर आपने अपना डिसर्टेशन किया होगा एमएससी में, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कि एक्सप्लोर कैसे करें। तो आप डिसर्टेशन से प्रॉब्लम पिक करेंगे और उसके ऊपर एक राइटअप लिखेंगे, पर ये ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट जो कि टिफर में होता है उसी के बेस पे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पता चले आप क्लासिकल बायोलॉजी से कोई प्रॉब्लम उठा के लिख रहे हो। अगर आपको क्लासिकल में ही जाना है तो आप वहां से भी इकोलॉजी इवोल्यूशन से प्रॉब्लम उठाओगे, ना कि नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट से प्रॉब्लम उठाओगे। दूसरी चीज, जो नहीं करें डिसर्टेशन, वो क्या करें? वो टिफर की साइट पे जाएं, यहाँ पे जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उनके काम के समरी को देखें। उससे उनको पता चलेगा कि अच्छा, ये साइंटिस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे काम कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि आपको न्यूरो में काम करना है, न्यूरो में काम करना है, तो न्यूरो पे आजकल क्या हो रहा, इस चीज का आपका एक ब्रॉड सेंस में नॉलेज होना चाहिए। फिर यहाँ से आप अपने माइंड से एक प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन बनाएंगे और उस प्रॉब्लम और उस क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में? सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में उस प्रॉब्लम को लिखेंगे। आप स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट को कभी भी एडवांस लैंग्वेज में या हाई फाई लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। लैंग्वेज बहुत सिंपल होनी चाहिए और फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। पोलाइट होनी चाहिए, आपका लिखने का तरीका पोलाइट होनी चाहिए, कोई अब्रप्ट वर्ड नहीं होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में पूरे प्रॉब्लम को, उसके सॉल्यूशन को जो आप प्रेजेंट करोगे, दैट इज द प्रपोजल। उस प्रपोजल में क्या क्या होना चाहिए? एक तो आपका टाइटल होना चाहिए जो कि 50 वर्ड का होना चाहिए, और टाइटल के अंदर ऐसे कीवर्ड होने चाहिए जो कीवर्ड आपके क्वेश्चन, आपके प्रॉब्लम को डायरेक्ट एड्रेस करें। क्या हमने कहा? आपके टाइटल में इतने कीवर्ड और इतने सटीक, इतने कंसाइज कीवर्ड होने चाहिए कि वो आपके क्वेश्चन और आपके क्वेश्चंस को डायरेक्ट एड्रेस करे, या आपकी हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस आपने बनाई है, उस हाइपोथेसिस को वो डायरेक्ट एड्रेस करें। क्लियर कट हमें उस टाइटल में दिखना चाहिए कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं, हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि डिम लाइट जो है वो हमारी मेमोरी प्लास्टिसिटी को इफेक्ट डालता है। तो डिम लाइट एट नाइट, डिम लाइट एट नाइट affects the neuronal plasticity. Dim light at night affect the neuronal plasticity. That is the title. इसमें क्या हमें पता है कि एक हम कहीं ना कहीं से डिम लाइट एट नाइट इसकी व्यवस्था करेंगे और चेक क्या करेंगे? न्यूरोनल प्लास्टिसिटी। तो डिम लाइट एट नाइट अफेक्ट द न्यूरोनल प्लास्टिसिटी, दैट इज द टाइटल, कंसाइज टाइटल 50 वर्ड का, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन क्या है हमारा, कि डिम लाइट का इफेक्ट पड़ता है किस पे? न्यूरोनल प्लास्टिसिटी पे। तो हम न्यूरोनल प्लास्टिसिटी एज ऑब्जर्वेशन, एज अ रिजल्ट दिखाएंगे कि न्यूरोनल प्लास्टिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, किसका? डिम लाइट एट नाइट का। क्यों? क्योंकि डिम लाइट एट नाइट, आजकल रात में लाइट की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है, पहले नहीं थी। एज ए नेचुरल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि रात अंधेरा होता है, हम लोग इस तरह से इन्वायरमेंट में है जिसमें कि रात में अंधेरा होना चाहिए, बट कि प्रेजेंट टाइम में रात में उजाला होता है। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि डिम लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है न्यूरोनल प्लास्टिसिटी पे। तो एक ये चीज आपको याद रखनी है कि टाइटल समराइज होनी चाहिए, मतलब कंसाइज होनी चाहिए, और टू दी पॉइंट होनी चाहिए, और उसमें कीवर्ड होने चाहिए, या आपकी जो हाइपोथेसिस हो उसको डायरेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा हो आपका टाइटल। एक चीज, जो आपकी क्वेश्चन की हाइपोथेसिस होगी, हमेशा याद रखिएगा कि हाइपोथेसिस जो आपका आया
उस हाइपोथेसिस का वो हाइपोथेसिस फैलिसिफिएबल होनी चाहिए। फैलिसिफिएबल टर्म का मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि डिम लाइट एट नाइट न्यूरोनल प्लास्टिसिटी को इफेक्ट डालता है, मतलब अगर हम डिम लाइट को हटा दे तो न्यूरोनल प्लास्टिसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आनी चाहिए। मतलब जो हाइपोथेसिस हम देते हैं साइंस में दैट आर टोटली डिपेंड ऑन द क्लू, हमारे पास क्लू है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स से सेब नीचे गिरता है, मतलब सेब ऊपर नहीं जाता। अगर कभी सेब को ऊपर जाते नहीं देखे होगे तो क्लू पे हमारा हाइपोथेसिस डिपेंड होना चाहिए। कभी भी हम हाइपोथेटिकल नॉन मतलब वाइल्ड हाइपोथेसिस नहीं देते हैं, जैसा कि कुछ भी हम बोल रहे हैं। ऑलवेज हाइपोथेसिस जो है मेटेरियलिस्टिक होती है। मेटेरियलिस्टिक मतलब मटेरियल फिनोमिना पे डिपेंड करती है, हाइपोथेटिकल मेथोलॉजी पे नहीं होती है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस लिखते समय या हाइपोथेसिस सोचते समय हमें ये ध्यान देना है कि एक तो वो मेटेरियलिस्टिक होनी चाहिए, मटेरियल फिनोमिना पे डिपेंड होना चाहिए। दूसरा, वो हाइपोथेसिस जो है फैलिसिफिएबल होना चाहिए। उसका कंट्रोल मतलब उसका निगेटिव सेंस भी हमारे पास होना चाहिए। उसको हम ये भी बोलते कि ये क्लू देने पर ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि डिम लाइट देने से न्यूरोनल प्लास्टिसिटी होगी, तो डिम लाइट ना देने से न्यूरोनल प्लास्टिसिटी नहीं होगी, वो नॉर्मल रहेगी, एज ए नेचुरल कंडीशन में रहेगी। इसमें बर्ड लिमिट 50 है। देखिए ये जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट दे रखा है ना, दैट इज अ पॉइंट गिवन बाय द टिफर फॉर द पीएचडी प्रपोजल। ये पीएचडी प्रपोजल का है, ठीक है। अब अभी तक जो मैंने बात करा कि हम हाइपोथेसिस देंगे डिम लाइट एट नाइट न्यूरोनल प्लास्टिसिटी पे। दूसरा प्रपोजल है, दूसरा जो आपका टाइटल होता है बैकग्राउंड टू द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है वो आपको कहाँ से मिला था? एक्सप्लोर करने से। क्या आपने एक्सप्लोर किया? पेपर एक्सप्लोर किए। पेपर एक्सप्लोर किए तो आप क्या करोगे? अब उस पेपर से उसकी बैकग्राउंड बनाओगे जो आपका प्रॉब्लम है। उसके बैकग्राउंड में आप 400 वर्ड में लिखोगे। 400 वर्ड्स में आपको उसके बैकग्राउंड को लिखना है। बैकग्राउंड में आपका जो कि कीवर्ड आपने यूज किया है हाइपोथेसिस या क्वेश्चन या टाइटल में, उसके बारे में लिखोगे। और उसके बाद उसके रिलेशंस के बारे में लिखोगे कीवर्ड का। जैसे डिम लाइट क्या होता है ये, और न्यूरोनल प्लास्टिसिटी ये क्या होता है। दो अलग अलग हैं जिनका मुझे चेक करना है, तो ये दो चीजें हम बताएंगे। उसके बाद हम इसको एक कहानी के रूप में लिंक करेंगे और उसके अंदर हम लूप होल बताएंगे कि ये गैप है अभी तक के थ्योरी में। बट ये सारी चीजें हम सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, याद रखिएगा, दैट इज सिंपल लैंग्वेज। अब जब बैकग्राउंड हम 400 वर्ड में लिखेंगे तो इसके अंदर कुछ चीजें ध्यान देनी है। कभी भी हम नेट से कोई भी लाइन एज इट इज नहीं पिक करेंगे। हम जो भी पेपर रीड करेंगे उस पेपर की जो लाइन हम पिक करेंगे, उस लाइन के लिए हम उस पेपर के जो नाम होगा, राइट, उसका पेपर के ऑथर को, उसको साइट करेंगे। क्या हम करेंगे? साइट करेंगे। दैट इज अ साइटेशन। अगर सिंगल नेम है, अगर सिंगल नेम है तो हम सिंपल सा बैंक 2009। अगर डबल नेम है मतलब दो साइंटिस्ट हैं, तो हम इसे लिखेंगे नेवारा एंड नेल्सन 2007। यहाँ पे दो साइंटिस्ट हैं। अगर मोर देन टू है तो हम लिखते हैं बैंक एट ऑल 2009। इसमें क्या है? सबसे पहले ऑथर कॉमा ईयर, यहाँ पे भी ऑथर दोनों का कॉमा ईयर, यहाँ पे ऑथर एट ऑल और फुल स्टॉप कॉमा 2009। ये देखिए जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है। ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड अ साइटेशन। ये हम अपने उसमें
जो बैकग्राउंड का होगा उसमें देंगे। क्यों? क्योंकि जो भी हम बैकग्राउंड लिखेंगे प्रॉब्लम का, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द लिटरेचर सर्वे। वो आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर से लिया होगा। उसका जो इनिशियल पॉइंट है वहां से अभी तक कितना काम हुआ है उसको आप उसमें डिस्क्राइब करोगे 400 वर्ड में। तीसरी चीज, यह कहीं से कॉपी एंड पेस्ट नहीं करोगे, जिसके कारण से प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, प्लेगरिज्म हमेशा लेस देन 10 होता है, लेकिन आप ट्राई करो कि आपका प्लेगरिज्म ना हो। आप अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो और सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो। कभी भी एडवांस लैंग्वेज या कोई हाइपोथेटिकल लैंग्वेज में नहीं लिखना चाहिए। टीचर प्रोफेसर्स आपके एबिलिटी को चेक करना चाहता है, ना कि आपकी इंग्लिश को। ड्यू टू दिस रीजन ऑलवेज राइट इन द सिंपल लैंग्वेज, पोलाइट लैंग्वेज, और बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए आप। साइटेशन का ध्यान देंगे आप। यही साइटेशन जो है, जैसे जैसे आप बैकग्राउंड में लिखोगे, ये साइटेशन को ही आप एज अ रेफरेंस नीचे लिखोगे, जो कि अप टू 20 होती है। जब बैकग्राउंड आप लिख लोगे तब आपका अगला प्रोसेस आएगा, जो कि 400 वर्ड में लिखना है, और वो लिखना है अपना एक्सपेरिमेंट वर्क या मैथडोलॉजी टू सोल्व द प्रॉब्लम। मैथडोलॉजी टू सोल्व द प्रॉब्लम का मतलब है कि इसमें आप रिसर्च का एक प्रोटोकॉल लिखोगे, एक प्रोटोकॉल आप बनाओगे कि हम इसको कैसे प्रूव करें। हमेशा इस पॉइंट पे ध्यान देना, इस पॉइंट पे आपको 2 ग्रुप तो होने ही चाहिए मिनिमम। एक ऐसा ग्रुप जिसे हम कंट्रोल कहते हैं, और दूसरा ऐसा जिसे हम एक्सपेरिमेंटल कहेंगे। कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये दोनों किसी भी रिसर्च के मेथोडोलॉजी में ये दोनों ग्रुप होगा, चाहे वो जितना भी सिंपल हो। फॉर एग्जाम्पल, डिम लाइट एट नाइट न्यूरोनल प्लास्टिसिटी को इफेक्ट डालता है, तो हम जो भी मॉडल ऑर्गेनिज्म लेते हैं उस मॉडल ऑर्गेनिज्म को कुछ दिन के लिए, मान लो कि अगर हमने 14 दिन का एक्सपेरिमेंट लगाया है, तो 14 दिन के लिए हम इस डिम लाइट एट नाइट में मॉडल ऑर्गेनिज्म को बिना लाइट के रखेंगे, मतलब डार्क नाइट में रखेंगे, और इससे हम इनके न्यूरॉन्स को चेक करेंगे, न्यूरॉन का एनालाइज करेंगे, और दूसरा मॉडल जो होगा जिसको हम डिम लाइट एट नाइट रखेंगे और फिर इसके न्यूरॉन को चेक करेंगे। तो ये कंट्रोल है। क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आया उसको कंपेयर करना होगा कंट्रोल से। तो ये 2 तो होना ही चाहिए। जितना भी छोटा से छोटा प्रपोजल लिखोगे उसमें आप ये ध्यान दोगे कि आपका कंट्रोल क्या है, क्योंकि हम लोग लिखते समय कंट्रोल लिखना भूल जाते हैं। सीधे हम बता देते हैं कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। नहीं, जो भी हम प्रोसेस करेंगे वो 2 ग्रुप के साथ करेंगे, एक कंट्रोल के साथ, एक एक्सपेरिमेंटल के साथ। यहीं पे अगर आप क्लिनिकल काम कर रहे हो तो आपका 3 ग्रुप हो जाएगा, एक प्लेसिबो ग्रुप भी होगा जब आप मेडिसिन टेस्टिंग करते हो। तो दैट आर आल्सो द 3 ग्रुप नोन एज अ प्लेसिबो ग्रुप। पर 400 वर्ड में लिखना है, हम तो आपको ये कहेंगे सिंपल प्रोटोकॉल लिखना, बहुत ही सिंपल प्रोटोकॉल। बाकी आपको मेरा मेल तो है ही, आप हमें वहाँ पे भी मिल सकते हो। आप वहाँ से हमें मेल करो, हम वहाँ से आपको कुछ हिंट दे सकते हैं। आई नॉट सेड दैट कि हम आपको फुल सपोर्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आपका है तो मेथड आपका होगा। मेथड लिखना कैसे ओवरऑल वो हम आपको बता सकते हैं। फिर आपका एक्सपेक्टेड आउटकम, जो आपने क्वेश्चन एड्रेस किया, जो प्रॉब्लम आपने एड्रेस किया, उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड से जो आपने लूप गैप बताया, उस गैप को प्रूव करने के लिए आपने जो मेथड बताया, उस मेथड को फॉलो करने पर एक्सपेक्टेड आउटकम क्या आएगा, ये आपको बताना है, वो भी 200 वर्ड में। मतलब एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आप क्या सोचते हो कि देखिए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट इसलिए बिकॉज हाइपोथेसिस क्या था? हाइपोथेसिस एक साइंटिफिक हंटिंग था। हाइपोथेसिस साइंटिफिक हंटिंग था, और उसके वो आपने जब बनाया था तो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द क्लू। तो अगर वो क्लू पे था तो आप ये सोचे थे कि ये रिजल्ट आना चाहिए, तो उस रिजल्ट को आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करोगे एक्सपेक्टेड आउटकम के रूप में। यहाँ पे आप मे बी यूज करोगे, और फ्यूचर टेंस में लिखोगे, मे बी यूज करोगे, स्पेक्यूलेटेड यूज करोगे कि हम स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपका रिजल्ट नहीं, एक्सपेक्टेड आउटकम है।
आप जितना भी मटेरियल का सपोर्ट लोगे रिसर्च पेपर का, उसको रेफरेंस के रूप में डालोगे और 20 से ज़्यादा रेफरेंस नहीं होना चाहिए। ट्राई करें कि 10 से 15 रेफरेंस आप 10 से 15 पेपर पढ़ के और आप लिखे। रेफरेंस लिखने में आपको जो ध्यान देना है वो मैंने यहाँ पे हम लेके आए हैं। एक तो रेफरेंस, आप सारे रेफरेंस को एक ही फॉर्मेट में लिखोगे और मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि एपीए फॉर्मेट में लिखिएगा। एपीए फॉर्मेट जो है यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सबसे पहले साइंटिस्ट के नाम, इसके बाद ईयर, इसके बाद टाइटल ऑफ द पेपर, इसके बाद जनरल का नाम इटैलिक में, इटैलिक बता रहे उसमें, हाँ इटैलिक में। उसके बाद ये जो नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं ये आपका पेज नंबर, ये संस्करण मतलब कौन सा निकला है और ये उसका एडिशन। जैसे मान लो कि 2022 में कोई पेपर आता है तो 22 और 22 का कौन सा मंथ में, मतलब कौन सा ये एडिशन है तो थर्ड एडिशन, इस तरह से लिखा होगा। सेम दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इन सब का फॉर्मेट सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें आपने ब्रैकेट में लिखा इसमें ब्रैकेट में नहीं लिखा है। इसका जो आपने टाइटल है वो नॉर्मल लिखा, इसका टाइटल इटैलिक लिख दिया, किसी का बोल्ड लिख दिया, किसी का कुछ लिख दिया। फॉर्मेट सब फॉलो एक जैसा करोगे। अगर आपको यहाँ तक बातें समझ में आई है ऊपर तक, तो इसका टेंशन आप मत लीजिए। आप लिख के और सारे रेफरेंस को एक पास आप एक वर्ड फाइल में आप रख लीजिए और आप नीचे कमेंट कीजिएगा जिस दिन भी आपको जरूरत पड़ेगी। उस दिन हम आपको बताएंगे कि एपीए फॉर्मेट में आप कैसे लिखोगे विदाउट एनी ट्रबल। आप बिना किसी टेंशन के एपीए फॉर्मेट में कैसे आप लिख लोगे, आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, आपको कॉपी एंड पेस्ट करना होगा। वो हम आपको बता देंगे भाई ऑनलाइन, यूट्यूब पे एक वीडियो हम डाल देंगे। पर इसको पाने के लिए ना आपको इस चैनल पे ना कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तय कर ही दो। वीडियो आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, व्यूज जा रहा है 100-200, ऐसा थोड़ी होता है। कम से कम 1000-2000 व्यूज जाए तो समझ में आए। ये वीडियो सभी के लिए फ़ायदेमंद है, जो एमएससी डिसर्टेशन कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है, जो फर्दर रिसर्च करना चाहता है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट टिफर में जो पूछा जाता है उसके लिए तो फ़ायदेमंद है ही, क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया वीडियो। लेकिन बाकी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। जल्दी जल्दी इसको यार शेयर करो। अब मैं समराइज़ कर दूँ कि मैंने क्या बताया। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट में आप सिंपल लैंग्वेज में यूज करोगे। एक आपके पास प्रॉब्लम होगा जिसको आप एड्रेस करोगे, और या उस हाइपोथेसिस होगा जिसको आप एड्रेस करोगे। उसके लिए सबसे पहला जो सेंटेंस होगा वो टाइटल के रूप में होगा। टाइटल प्रिसाइज होनी चाहिए और टू दी पॉइंट होनी चाहिए, और वो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपका रिफ्लेक्शन होना चाहिए किसका, आपके क्वेश्चन का। दूसरा आप बैकग्राउंड लिखोगे। बैकग्राउंड में आप क्या करोगे, बैकग्राउंड में आप उसकी जितनी भी लिटरेचर है वो आप लाओगे, उसके लिटरेचर से वहां से गैप बताओगे, उस गैप को एक समरी मतलब एक कहानी के रूप में आप बैकग्राउंड में लिखोगे। बैकग्राउंड में आप साइटेशन का ध्यान दोगे, प्लेगरिज्म नहीं करोगे। प्लेगरिज्म ऐसे किसी पोर्शन में यहाँ पे नहीं करना है। तीसरा आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो बैकग्राउंड आपने दिया जिससे आपने गैप बताया, उस गैप को एक मेथड, एक प्रपोज्ड मेथड दोगे, जिस मेथड को आप कहोगे कि ऐसा करेंगे तो ये हमारा गैप जो है प्रूव होगा। उसके अंदर 2 पॉइंट होनी चाहिए, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सबसे छोटे पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, आगे और बात जाओगे तो 3 ग्रुप हो जाएंगे, 4 ग्रुप हो जाएंगे, लेकिन आपको सबसे छोटा लिखना है तो दैट इज द कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटेशन ग्रुप। इसके बाद जो आपने ऊपर प्रपोज किया है टाइटल, बैकग्राउंड और एक्सपेरिमेंट, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो आपके दिमाग में बायोलॉजिकल थिंकिंग, आउटकम क्या आना चाहिए, रिजल्ट क्या आना चाहिए, ये आप लिखोगे। उसके बाद आप रेफरेंस पॉइंट टू पॉइंट 1 से 20 तक लिख लोगे, और हम ये कहेंगे कि रेफरेंस जो है आप एपीए फॉर्मेट में लिखो। अगर आप नहीं लिख पाते हो, वो मैंने आपको नीचे बता रखा, अगर आप नहीं लिख पाते हो तो आप हमें कमेंट करो, हम आपको बताएंगे कि एपीए फॉर्मेट में बिना लिखे आप कैसे पेपर में अरेंज कर सकते हो। आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम आपको बता देंगे। बहुत अच्छा तरीका है वो, पर उसके लिए आपको इसको तो शेयर करना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।